हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात कर रहा था सेंसिटिविटी के बारे में, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट मैं आप लोगों से बात कर रहा था, दैट इज सेंसिटिविटी के बारे में। तो ये मेरे पास सेंसिटिविटी के बारे में कुछ बताया ना मैं आप लोग को, तो जस्ट मैं इसको आपस में कनेक्ट कर देता हूं, लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को। इसलिए सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या था? सेंसिटिविटी इट इंडिकेट्स द चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चेंज इन इनपुट और चेंज इन आउटपुट के रेशियो को, चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट के रेशियो को ही आप सेंसिटिविटी बोल दिए थे। सेंसिटिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था कि जब हम किसी भी स्केल को डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग पैरामीटर्स, स्केल को जब डिजाइन करते हैं किसी भी, सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्केल के डिजाइनिंग के लिए सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका दो केस लिया था, सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 रहेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? चेंज इन इनपुट चेंज इन आउटपुट के बराबर होगा। दैट मींस योर स्केल जो होगा वो लीनियर होगा। एग्जांपल पीएमएम से और डायनेमोमीटर, इसके बारे में मैंने बात किया था। ओके, और इसके बाद मैंने सेकंड आप लोगों से बात किया था, केस नंबर 2, इफ एस इज ग्रेटर देन 1 होगा या एस इज लेस देन 1 होगा, दैट मींस सेंसिटिविटी इज लेस देन 1 या सेंसिटिविटी इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो क्या होगा? तब मैंने यहां से बात किया था कि दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। यदि सेंसिटिविटी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पे स्केल कैसा मिलेगा? नॉन लीनियर स्केल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और सेंसिटिविटी को आप लोग क्या बोलते हो? फिगर ऑफ मेरिट भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा? सेंसिटिविटी को, सेंसिटिविटी को और क्या नामों से जानते हो आप लोग? फिगर ऑफ मेरिट्स के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट्स के नाम से भी जानते हो। और क्या नाम से जानते हो? इसको फुल फॉर्म लिख लो, फिगर ऑफ मेरिट्स, है ना। आप लोग कई जगह यूज किए होंगे, पता होगा। और सेंसिटिविटी को आप स्केल फैक्टर के नाम से भी जानते हो, क्योंकि स्केल का फैक्टर यही है ना। स्केल डिजाइन करोगे तो एक फैक्टर होता है, वो आपका सेंसिटिविटी, तो स्केल फैक्टर। तो 3 नामों से हम लोग जानते हैं सेंसिटिविटी को, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट, स्केल फैक्टर, और तीसरा नाम तो सेंसिटिविटी है ही। ये हो गया। ओके, और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पहले से पढ़ के आप लोगों ने आया है। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन एक फॉर्मूला तुम लोग सेंसिटिविटी का ये जानते हो, तो इससे कनेक्ट कर लो सेंसिटिविटी को, है ना। और दूसरा फॉर्मूला सेंसिटिविटी का और क्या जानते हो? सेंसिटिविटी का, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन को किसी भी वोल्ट मीटर के लिए लिखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? किसी भी वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये उसका जो भी रेजिस्टेंस है ना, इसका डिवाइडेड बाई आप क्या लिख देते हो? भी। यहां से भी आप उसका लिख देते हो। यूनिट क्या हो गया? ये ओम पर वोल्ट, है ना। यहां पे भी आप ओम पर वोल्ट लिख देते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको ऑलरेडी आप पहले से यूज कर चुके हो, है ना। तो ये आपके पास सेंसिटिविटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जिसको आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का रेसिप्रोकल होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। इसका मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जितना कम होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी, मतलब कम करंट को भी जो सेंस कर ले, दैट इज सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बात किया था। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे छठा पॉइंट, दैट इज योर रिजोल्यूशन। छठवां पॉइंट क्या है मेरे पास? अगला पॉइंट क्या है मेरे पास बेटा? अगला पॉइंट है मेरे पास रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास? रिजोल्यूशन। आया बात समझ में? सो रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपके कैमरे का रिजोल्यूशन कितना है भाई? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर एचडी देखना है वीडियो अपने को। तो एचडी वीडियो देखने के लिए कैमरे का रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। एचडी फोटोग्राफी करने के लिए कैमरे का रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। तो व्हाट डू मीन बाय रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन सर जितना ज्यादा होगा उतना क्लैरिटी हम लोग चीजों को देख सकते हैं, उतना पिक्चर को हम लोग प्रेस करेंगे, पिक्चर को जब हम लोग बड़ा करेंगे, लार्ज करेंगे तो फटेगा नहीं। यही है ना मतलब, यहां भी वही है। जितना ज्यादा स्केल का रिजोल्यूशन रखोगे, मतलब पास वैल्यू को बना के रखोगे, उतना ही आपको चीजें जो है उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाओगे। तो यहां पे आपके पास रिजोल्यूशन क्या हुआ? यदि आप यहां पे इनपुट में चेंज करते हो तो आउटपुट में जो चेंजेस होता है उसको यदि आप न्यूमेरिकली डिटेक्ट कर पाते हो तो दैट इज द रिजोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? रिजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इवन अ स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट फॉर विच देयर इज अ डेफिनिट न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट। तो लिख देता हूं, चलो। इवन अ स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, इवन अ स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट in input there is definite change in there is definite numerical change in there is definite numerical change in output change in there is definite numerical change in output which is indicated by scale, which is
indicated by scale, which is indicated by scale is known as or is known as resolution of the instrument. समझे? इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास यहां पे देखो, आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी और इसका डेफिनेशन सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। सेंसिटिविटी क्या बताता है? इनपुट में चेंज करते हो तो जो आउटपुट में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। यदि इनपुट में चेंज करते हो तो आउटपुट में जो चेंजेस आता है वो सेंसिटिविटी, या चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनपुट के रेशियो को सेंसिटिविटी बोलते हो, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है, इनपुट में चेंज करते हो तो आउटपुट में जो चेंजेस आता है, यदि वो चेंज को न्यूमेरिकली स्केल में आप दिखा पाते हो कि कितना चेंजेस आता है, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। ठीक है यार, यहां पे इनपुट में भी चेंज करो, आउटपुट में चेंज हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन क्या मैं उसको स्केल पे दिखा पा रहा हूं? तो यहां पे स्केल में दिखाने वाली बात होना चाहिए। रिजोल्यूशन का मतलब इनपुट में चेंज हो रहा है, आउटपुट में चेंज हो रहा है, जो के सेंसिटिविटी, हाँ सेंसिटिविटी इज गुड, सेंसिटिविटी इज गुड, हम बोल देंगे सेंसिटिविटी इज गुड। लेकिन क्या मैं इनपुट में चेंज किया तो जो आउटपुट में चेंज हो रहा है, क्या मैं उसको स्केल में दिखा पा रहा हूं? वो जो न्यूमेरिकल चेंज हो रहा है, क्या उसको मैं शो कर पा रहा हूं, इंडिकेट कर पा रहा हूं? यस, बताइए। सो इवन ए स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट देयर इज अ डेफिनेट न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द स्केल, जिसको हम स्केल पे इंडिकेट कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। आया बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। अब क्लियर हो गया होगा व्हाट डू मीन बाय रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? इवन ए स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट देयर इज अ डेफिनेट न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। तो यहां पे चेंज इन इनपुट करोगे, चेंज इन इनपुट करोगे तो यहां पे आउटपुट में तो चेंज होगा, चेंज इन आउटपुट तो होगा, चेंज इन आउटपुट तो तुम्हारा होगा ही। तो चेंज इन आउटपुट जो होगा, क्या चेंज इन आउटपुट को आप दिखा पा रहे हो डिस्प्ले में? तो ये जो तुम्हारे पास चेंज इन आउटपुट होगा, क्या इस चेंज इन आउटपुट को तुम डिस्प्ले में दिखा पा रहे हो? हाँ, ये चेंज इन आउटपुट को क्या डिस्प्ले में दिखा पा रहे हो? तो यदि चेंज इन आउटपुट को डिस्प्ले में न्यूमेरिकली आप दिखा पा रहे हो, न्यूमेरिकल चेंज इन, न्यूमेरिकल चेंज इन, न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट, उसको आप शो कर पाते हो डिस्प्ले में, तो दैट इज कॉल्ड, आप बोल दोगे कि इसका रिजोल्यूशन गुड है, अदरवाइज रिजोल्यूशन आपका गुड नहीं है। सो रिजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं बोलूंगा ये कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, समझना मेरे बात को, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये 0 है बेटा, ये 10 है, इसको मैंने 2 डिवीजन, ये 5 में 2 पार्ट में ब्रेक किया। आ रहा है बात समझ में? यहां से इसका रिजोल्यूशन क्या होगा? रिजोल्यूशन इसका क्या होगा? इसका जो रिजोल्यूशन होगा, इसका रिजोल्यूशन होगा टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय नंबर ऑफ डिवीजन, बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। आया बात समझ में? तो यदि यहां पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेरे पास 10 है और नंबर ऑफ डिवीजन मेरे पास कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन मेरे पास 2 है, तो कितना आ गया? 5 आ गया एम्पियर। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेरे पास है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो मैं, ये करंट है, लेट अस कंसीडर कि ये करंट है, करंट है, एमीटर है, तो मैं क्या लिख देता हूं? 5 एम्पियर पर डिवीजन हुआ। और मान लो इसको मैं और क्लियर, अब मान लो मेरा स्केल पॉइंटर यहां पे आया, तो चलो मैं तो दिखा दिया कि 5 एम्पियर है। यहां पे आया तो कैसे दिखाऊंगा? यहां पे आया तो 10 एम्पियर मैंने दिखा दिया, चलो ये 10 एम्पियर है। यहां पे तुमको पता चल गया कि ये 10 एम्पियर रीडिंग आया, यहां पे आ गया तो 5 एम्पियर रीडिंग है। यहां पे कैसे बताओगे? 5 और 10 कैसे बताओगे दोनों के बीच में? तो इसका रिजोल्यूशन ज्यादा नहीं है, ये हाईली रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसी को मैं और पार्ट में डिवाइड कर देता, इसी को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता। फॉर एग्जांपल, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर है, अब आपके पास टोटल ये 0 था, तो ये 0 एम्पियर हो गया, और ये तुम्हारे पास कितना था? 10 एम्पियर हो गया। मान लिया जाए इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर देता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी ऐसे करके। तो 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो अब तो यहां भी आएगा, फिर भी बता दोगे यहां भी, 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 यहां भी। देखो रिजोल्यूशन बढ़ गया इसका,
हर पॉइंट पे आप रीडिंग को बता सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बढ़ गया, रिजोल्यूशन बढ़ा मतलब आपका एक्यूरेसी बढ़ गया, सेंसिटिविटी सब बता सकते हो आप, इसका मतलब उसका एक्यूरेसी बढ़ गया अल्टीमेटली। तो जितने छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करोगे, जितने छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करोगे, उतना नंबर ऑफ डिवीजन करोगे, उतना उसका रिजोल्यूशन गुड होगा। आ रहा है बात समझ में? उतना रिजोल्यूशन गुड होगा। यहां पे मैथमेटिकल मत लगाना सर, नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ाऊंगा तो रिजोल्यूशन घटेगा। अरे यहां से ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, इससे आपको सेंस नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ रिजोल्यूशन का मतलब हम छोटे से छोटे करंट को क्या, जैसे कि आप देखो यहां पे मैंने इनपुट में चेंजेस किया, अभी मेरा रीडिंग यहां पे था, इनपुट में चेंजेस किया यहां आ गया, तो क्या मैं उसको डिटेक्ट कर पा रहा हूं? कर तो पा रहा हूं, लेकिन एक्यूरेट कहां बता पाऊंगा, इसलिए रिजोल्यूशन कम है। तो जितना छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आप स्केल बनाओगे, उतना जल्दी इनपुट में चेंज करोगे तो आउटपुट को डिटेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। आया बात समझ में? तो आई होप रिजोल्यूशन आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन क्या होता है। सो रिजोल्यूशन आपके पास क्या हुआ, इवन स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट देयर इज अ डेफिनेट न्यूमेरिकल चेंज इन आउटपुट व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय स्केल इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्केल इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, अब आता है नेक्स्ट, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हिस्टेरेसिस एरर। हिस्टेरेसिस एरर कौन सा नंबर का है, छठवां या सातवां हो जाएगा? हिस्टेरेसिस एरर, हिस्टेरेसिस 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 एरर, हिस्टेरेसिस एरर, हिस्टेरेसिस एरर, हिस्टेरेसिस एरर, ये हिस्टेरेसिस एरर हो गया। आ रहा है बात समझ में? 7 पॉइंट हिस्टेरेसिस एरर, हिस्टेरेसिस एरर, हिस्टेरेसिस एरर, ये हिस्टेरेसिस एरर। आया बात समझ में बेटा? देखो हिस्टेरेसिस एरर का मतलब क्या है। हिस्टेरेसिस आप लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व समझते हो ना, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व आप समझोगे तो ये समझ में आ जाएगा। मैग्नेटाइजेशन कर्व थोड़ा सा भी समझते होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे बीएच कर्व की मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या होता है, एच होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, बी होता है। ये मेरा बीएच कर्व हो गया, बीएच कर्व। अब मैग्नेटाइजेशन कर्व आप बनाते हो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो इस तरीके का बनता है। तो आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये बढ़ते क्रम है, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका करंट बढ़ते गया तो फ्लक्स बढ़ते गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है ना, आपको पता है। तो ऐसे करके यहां से आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते गए है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे एक अलग रिजल्ट आया उसका, असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल वैल्यू से वो क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल वैल्यू से कम रीडिंग देता है, मतलब कम रीड करता है इंस्ट्रूमेंट जो है। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो इट रीड ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हिस्टेरेसिस एरर क्या है, इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ड्यूअल नेचर शो करता है। जब असेंडिंग ऑर्डर में रीडिंग होता है, रीडिंग जब आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप बढ़ते क्रम में होता है रीडिंग, जैसे 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे बढ़ते क्रम में हुआ तो वो एक्चुअल वैल्यू से लेस वैल्यू को मेजर करेगा, एक्चुअल वैल्यू से लेस वैल्यू को मेजर करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। और वहीं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करंट घटते रहता है, तब के केस में कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होता है। इसका मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट दो कैरेक्टरिस्टिक को शो किया, ड्यूअल नेचर रखता है कि भैया जब असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को रीड करना हो तो ज्यादा देगा एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग, और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को रीड करना है तो एक्चुअल वैल्यू से रीडिंग कम आएगा। इसका मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के इसी ड्यूअल नेचर को ही हिस्टेरेसिस एरर बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो लिखो अब इसको। इफ द मीटर गिव द लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड गिव द ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर, लिख देता हूं चलो। इफ, क्या लिखूंगा बेटा मैं, इफ मीटर गिव द, इफ मीटर गिव द लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, इफ मीटर गिव द लेस देन द actual value, if meter give less than the actual, क्या बोला, if meter gives less than the actual value, less than the actual value for ascending order, मतलब बढ़ते क्रम में एक्चुअल वैल्यू से कम रीडिंग देता है ना, ascending order and greater than the
actual value and greater than the actual value and greater than the actual value and greater than the actual value for descending order for descending order. If meter give the less than the actual value for ascending order order लिख लेना, and greater than the actual value for descending order है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, descending order या descending values, actual value for descending values show more than the actual value, ऐसे लिख लेना, show if meter give the less than the actual value for ascending order and more than the actual value for descending order if the meter give two different reading for same input. अब लिख लो एक लाइन और इसी में, if the meter give यहां से एक लाइन और लिख लेते हैं, है ना, इसी चीज का कंक्लूजन, if the meter gives two different readings, if the meter gives two different reading, if the meter gives two different reading for the same input, if the meter give the two different reading for the same input है ना, same input, this error is known as hysteresis error. This error is known as hysteresis error, and this error is known as hysteresis error, If the meter give the less than the actual value for ascending order and greater than the or more than the actual value for descending order, if the meter give the two different reading for the same input, so this error is known as the hysteresis. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मीटर भैया ascending है फिर भी वही आना चाहिए, descending है फिर भी वही आना चाहिए, कम और ज्यादा का क्या माजरा है भैया, ये कम और ज्यादा का क्या लॉजिक है सर, नहीं होना चाहिए ऐसा लॉजिक। तो कम और ज्यादा, अरे भाई असेंडिंग में कम देना, डिसेंडिंग में ज्यादा देना, क्या है भैया, सेम इनपुट है तो भाई वैसे ही रखो ना। तो ये एरर जो आया इसके कारण दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस एरर, ये हिस्टेरेसिस। देखो यहां पे तुम्हारा करंट बढ़ गया, ठीक है, अब जीरो हो जाना चाहिए था ना, यहाँ पे ऐसे ही वापस आना चाहिए था ना, तो देखो वापस आ रहा है तो यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, करंट देखो नेगेटिव में आ गया। अरे भैया ये इसी में जा रहे हो तो इसी में वापस आओ, इसी में जा रहे हो तो इसी में वापस आओ, ये क्या माजरा है, इधर से आ जाना, है ना। तो इसके कारण जो एरर आता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस एरर। तो दिस इज हिस्टेरेसिस एरर। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जब भी आपको क्वेश्चन पूछे बोल देना हिस्टेरेसिस एरर है। जब भी बोलेगा असेंडिंग में कम डिसेंडिंग में ज्यादा, दो डिफरेंट रीडिंग देता है इंस्ट्रूमेंट, ऐसा बोलेगा लगा देना टिक, हिस्टेरेसिस एरर खत्म करो। चलो आगे बढ़ो, हिस्टेरेसिस एरर। अब इसी में हिस्टेरेसिस एरर के बाद कुछ कुछ और पढ़ते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आप पढ़ते हो, ये सब क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें पढ़ते हो थ्रीशोल्ड, थ्रीशोल्ड क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ। कौन से पॉइंट नंबर में आ गए भैया हम लोग, 7वां 8वां, थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का थ्रीशोल्ड? अरे थ्रीशोल्ड तो एनालॉग में यूज करते हो। थ्रीशोल्ड का मतलब क्या है? थ्रीशोल्ड, थ्रीशोल्ड, हाँ, व्हाट डू मीन बाय थ्रीशोल्ड? थ्रीशोल्ड वगैरह यूज करते हो एनालॉग में, कट ऑफ, थ्रीशोल्ड, ये सब। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक थ्रीशोल्ड वैल्यू होता है ना। जैसे कि नहीं समझ में आया, ये मेरा इनपुट है, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, इंस्ट्रूमेंट का ये मेरे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया, और इंस्ट्रूमेंट का ये मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये इनपुट और ये मेरे पास आउटपुट और ये जीरो, ठीक है बेटा। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है ना जो यहां तक रिस्पॉन्स नहीं करता, यहां तक, ऐसे टाइप का बना देता हूं। तो कुछ इनपुट देने के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट जो है रिस्पॉन्स करता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट जो है थ्रीशोल्ड वैल्यू क्या होता है, लिखना है थ्रीशोल्ड। इसका डेफिनेशन लिखवा दूं क्या? चलो लिखवा देता हूं। ये थ्रीशोल्ड, जैसे कि थ्रीशोल्ड का मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कट ऑफ रहता है। पहले इनपुट देते गए, जब तक कट ऑफ को क्लियर नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलता ना। तो कट ऑफ से कम लाने का क्या मतलब? यदि मेरा कट ऑफ मान लो 200 का एग्जाम हो रहा है, 160 150 मेरा कट ऑफ है, मान लो आप 200 का एग्जाम दे रहे हो, 150 मेरा कट ऑफ है, 140 लाओगे तो क्या मतलब? इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक थ्रीशोल्ड वैल्यू होता है। इंस्ट्रूमेंट को आप इनपुट देते गए
तो जिस पॉइंट पे उसको आउटपुट मिलेगा वही पॉइंट उसका थ्रीशोल्ड वैल्यू रहेगा, वही पॉइंट उसका थ्रीशोल्ड रहेगा। तो जस्ट मैं इसका डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूं, थ्रीशोल्ड वगैरह का डेफिनेशन मैंने जस्ट नोट करके रखा है, जिस लैंग्वेज में आता है उसी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ताकि मैं लिखवा दूंगा तो लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है, इसलिए सेम लैंग्वेज लिखवाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो थ्रीशोल्ड, इफ द इनपुट टू द इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू, क्या लिखा मैंने, इफ द इनपुट increased, if the input increased gradually, if the input increased gradually from zero value, if the input increased gradually from देखो जीरो वैल्यू से आप इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हो, है ना। इफ द इनपुट इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू, तो क्या हो गया, इफ द इनपुट इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू, देन अ मिनिमम वैल्यू इज रिक्वायर्ड ऑन इनपुट टू, तो लिख देता हूं चलो, अच्छा, देन अ मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड, देन द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड of input, then the minimum value required of input to detachable change in output, output, है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसका थ्रीशोल्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट को हम लोग क्या करते जाते हैं, ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो से हम लोग क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो इफ द इनपुट इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू, ये जीरो वैल्यू से यदि मैं इनपुट को इंक्रीज करते गया, यहां से इंक्रीज करते गया, नो रेस्पॉन्स, नो आउटपुट, तो एक पॉइंट ऐसे मिला जहां पे आपका जो है आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इफ द इनपुट इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू, देन अ मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट का वह मिनिमम वैल्यू जिसपे आपको आउटपुट मिले, है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट एट विच आउटपुट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट एट विच इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स फॉर आउटपुट इज कॉल्ड द थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड मतलब कट ऑफ ही तो हुआ। तो ये जो कट ऑफ वैल्यू हुआ इनपुट के, इस वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू ऑफ इनपुट इज कॉल्ड द थ्रीशोल्ड। समझे मेरे बात को। तो आउटपुट देने के लिए इनपुट का जो मिनिमम वैल्यू होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर आउटपुट इज कॉल्ड द थ्रीशोल्ड। मेरे लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो द मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास थ्रीशोल्ड है, थ्रीशोल्ड, ये थ्रीशोल्ड है, कट ऑफ भी बोल सकते हो, कट ऑफ, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट का मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर डिटेचेबल चेंज इन, डिटेचेबल लिख देता हूं इसी के लैंग्वेज में, डिटेचेबल चेंज इन आउटपुट, जिसको हम डिटेक्ट कर सके, डिटेक्टेबल, मतलब डिटेचेबल मैं बोल देता हूं, डिटेचेबल ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, जिसको मैं आउटपुट को डिटेक्ट कर सकूं। ऐसा आउटपुट जब मुझे किसी इनपुट पे मिलने लग गया, इनपुट का वह वैल्यू जिसपे मुझे आउटपुट में जो डिक्टेट करने वाला आउटपुट मुझे मिल जाए, डिक्टेबल चेंज इन आउटपुट, है ना, आउटपुट इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड। उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसका थ्रीशोल्ड बोलूंगा। तो नोट करके लिख लो, ये मेरे लैंग्वेज में मैं ऐसे लिखवाता है इसको, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर डिक्टेचेबल चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड द थ्रीशोल्ड। और आपके क्वेश्चंस इस लैंग्वेज में आएगा तो इसी लैंग्वेज में आ सकता है, बुक को लैंग्वेज को फॉलो करता है, तो जस्ट लैंग्वेज का खेल रहता है, बट समझ गए तो आप लोग आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया मेरा थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड का मतलब वो हो गया इनपुट का वह मिनिमम वैल्यू जिसपे आउटपुट को आप, जो आउटपुट, इनपुट का वह मिनिमम वैल्यू जिसपे आउटपुट को डिटेक्ट किया जा सके, जिसपे आउटपुट को डिटेक्ट किया जा सकते, उस इनपुट के मिनिमम वैल्यू को थ्रीशोल्ड वैल्यू बोलोगे। दैट्स इट, खत्म, ये थ्रीशोल्ड वैल्यू हो गया। आया बात समझ में। अब एक नौवां पॉइंट लिख लो यहां पे, डेड टाइम। नौवां पॉइंट लिख लो यहां पे, डेड टाइम। देखो बेटा, हर एक इंस्ट्रूमेंट को ना अपना इनपुट देना पड़ता है, और ये जरूरी नहीं होता है कि ये वो उस इनपुट पे आपका इंस्ट्रूमेंट जो है रिस्पॉन्स करे, क्योंकि हर एक पॉइंटर का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक इनर्शिया रहता है। जैसे कि हीटर है, हीटर को तुम तुरंत इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो क्या तुम्हारा हीटर जो है विद इन अ सेकेंड, मतलब एकदम तुरंत लाल हो जाता है? नहीं होता, कुछ टाइम लगता है उसको रेड होने में, है ना। तो जहां तक का उसको टाइम लगा उसको आउटपुट देने में, है ना। या फिर आप क्या अपने जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही आपने तुरंत सप्लाई दिया तो क्या तुरंत पॉइंटर एकदम तुरंत चला जाता है अपना फाइनल पोजीशन पे? नहीं ना, धीरे धीरे जाता है ना वो।
तो धीरे धीरे जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे आपने सप्लाई दिया तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एक ही बार नहीं जाता, डिजिटल मीटर नहीं है, एनालॉग की बात कर रहे हैं। तो डेट टाइम क्या है? डेट टाइम वह टाइम होता है जिसमें इनपुट देने पे वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो उस टाइम को हम लोग डेट टाइम बोलते हैं। तो इसको भी अपने लैंग्वेज में लिखना है तो मैं जस्ट लिखवा देता हूं, द पॉइंटर टेक्स सम मिनिमम टाइम। क्या लिखेंगे अपन? द पॉइंटर टेक्स some minimum time, है ना। रेस्पॉन्स करने के लिए पॉइंटर को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना। द पॉइंटर टेक्स सम मिनिमम टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो पोजिशन, टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो पोजिशन। आया बात समझ में? जीरो पोजीशन से स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। द पॉइंटर टेक्स सम मिनिमम टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन से स्टार्ट होने के लिए पॉइंटर को थोड़ा सा टाइम की जरूरत होता है, मिनिमम टाइम की नीड होता है। आया बात समझ में? मिनिमम टाइम की नीड होता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम। क्यों ऐसा टाइम लगता है? क्योंकि हर एक मूविंग सिस्टम का अपना इनर्शिया होता है। तो यहां पे लिख लो बिकॉज ऑफ द लिख लो बिकॉज ऑफ द inertia of the moving system। हर मूविंग सिस्टम का अपना एक इनर्शिया होता है। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम, उस मूविंग सिस्टम के इनर्शिया के कारण। तो क्या बोला मैंने इसमें क्या लिखा? The pointer takes some minimum time to start from zero position because of the inertia of the moving system. The minimum time, that minimum time is called the dead time। तो उसी जो मिनिमम टाइम जो लगता है, उसी मिनिमम टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? That minimum time is called dead time। That minimum time is called the dead time। क्या बोला? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा, द पॉइंटर टेक सम मिनिमम टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द पॉइंटर या ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम। दैट मिनिमम टाइम इज नोन एज डेड टाइम। उस मिनिमम टाइम को अपन क्या बोलेंगे? डेड टाइम। तो स्टार्ट होने के लिए, पॉइंटर को स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम टाइम आपका लगता है, उस मिनिमम टाइम को ही डेड टाइम बोलते हैं। खत्म। ये डेड टाइम के बारे में बात कर लिया। इस डेड टाइम के बारे में मैंने बात कर लिया। और क्या बच गया हमारे पास डेड टाइम के बाद? और क्या बच गया हमारे पास? एक बार बताइए। डेड टाइम भी समझ में आ गया? बोलो बेटा, डेड टाइम भी समझ में आ गया? चलो, अब आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की बात करते हो, जीरो ड्रिफ्ट की तुम लोग बात करते हो। ड्रिफ्ट की एक लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा। आप लोग एक बात कर लेते हो, आप लोग 10वां पॉइंट ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट और बचा ना, तो ये 10वां पॉइंट आप लोग बात कर लो ड्रिफ्ट की। ये ड्रिफ्ट की बात कर लो। ड्रिफ्ट की जब आप बात करोगे यहां पे ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब यह है कि कभी कभी चेंज इन आउटपुट बट देयर इज नो इनपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। कभी कभी होता है चेंज इन आउटपुट बट देयर इज नो इनपुट is called drift, is called zero drift। यदि आपको पूछेगा व्हाट इज जीरो ड्रिफ्ट, तो यही डेफिनेशन देना। क्या डेफिनेशन देना है? चेंज इन आउटपुट बट देयर इज नो इनपुट, है ना, इज कॉल्ड जीरो ड्रिफ्ट। तो ऐसा कैसे हो गया? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बिना इनपुट दिए कैसे आउटपुट मिला? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है। तो चेंज इन आउटपुट बट देयर इज नो इनपुट, चेंज इन आउटपुट व्हेन देयर इज नो इनपुट, absence ऑफ, ऐसा लिख देता हूं, चलो मैं, absence ऑफ इनपुट बट
देयर इज आउटपुट, absence of input but there is output is possible, output is possible, possible है ना, it is due to possible, it is due to, it is due to the effect of, it is due to the effect of, it is due to the effect of stray magnetic field, it is due to the effect of stray magnetic field, it is due to the effect of stray magnetic field effect और अदर फील्ड इफेक्ट हो सकता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है और बिना इनपुट के ही आउटपुट दे देता है। जैसे कि उसको हम लोग उसका जीरो ड्रिफ्ट बोलेंगे। जैसे कि मैं होता ये तो जस्ट हम लोग क्रिपिंग एरर बोलते हैं, लेकिन एक एग्जांपल देखो, क्रिपिंग एरर में आप इनपुट दिए नहीं हो, लोड कनेक्ट नहीं है, मान के चलो इनपुट दे रहे हो बट देयर इज नो लोड, लोड कनेक्ट नहीं है, फिर भी आपको कभी कभी आपका डिस्क जो है रोटेट कर जाता है ना, तो किसके कारण रोटेट कर रहा है, तो वो भी आपका ओवर फिक्शन कंपनसेशन हो सकता है, या तो फिर आपका वो वाइब्रेशन हो सकता है, या तो फिर वो आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकता है, उसके बताया भी हूं एनर्जी मीटर में। तो बिना लोड के डिस्क का घूमना एक प्रकार से वो भी तो है। तो ऐसे ही समझो इसको, ड्रिफ्ट मतलब क्या है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कभी कभी इनपुट नहीं देते हो फिर भी वो आउटपुट दे देता है, और वो क्यों देता है, ड्यू टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, ड्यू टू द अदर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। उन सारे रीजन के कारण जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है बिना इनपुट के आउटपुट देता है तो उसी को हम लोग उसका जीरो ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं उसी को। तो आई थिंक सब चीज मैंने क्लियर कर दिया, अभी तक जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो सारे चीज मैंने अच्छे से कवर कर दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को कुछ भी चीज की नीड नहीं है, ये आप लोग का 1 घंटे का लेक्चर बन गया होगा, मैं भी आप लोग का है ना, 2 पार्ट मिला करके 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 10 मिनट का बन गया होगा। तो अच्छे से देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे, अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, इस वाले में हमने क्या देखा, अच्छा गया, ये आप लोग का गया, ये आप लोग का गया, यहाँ पे पीडीएफ जो बन रहा था वो खत्म। चलो फिर से शुरू से आ गया नया, यही तो दिक्कत है इसमें, यही तो दिक्कत है जल्दी जल्दी करने में। चलो चलो कोई बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। पहला हम लोगों ने सबसे पहले एक्यूरेसी के बारे में कहानी कही, तो एक्यूरेसी आप लोगों को समझ में आया, मेजर्ड वैल्यू और आपका ट्रू वैल्यू के बीच का क्लोजनेस को बताता है ये, है ना। सेकंड आप लोगों ने प्रिसीजन देखा, प्रिसीजन, सेकंड आप लोगों ने प्रिसीजन देखा, तो ये मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना क्लोज है, मेजर्ड वैल्यू का क्लोजनेस कितना है आपस में, वो बताता है कि जो जितने भी मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितने क्लोज है, वो प्रिसाइज वैल्यू को बताता है। प्रिसीजन का मतलब है क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज, और ये होता है क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, है ना, प्रिसीजन। फिर यही आपके पास क्या होता है, रिपीटेबिलिटी होता है, रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने देखा, इसको अच्छे से पढ़ो, है ना। तो इसमें आपका सेम कंडीशन पे, सेम इनपुट पे, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम ऑब्जर्वर या अलग अलग ऑब्जर्वर के थ्रू जब इनपुट लेते हो तो जो रिपीटेबिलिटी होता है, रिपीटेशन होता है, वही रिपीटेबिलिटी, है ना, इसको ये पढ़े थे। फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आप कंडीशन सेम रखते हो बट इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देते हो, ऑब्जर्वर को चेंज कर देते हो, इनपुट सेम रहेगा और बार बार रिपीट आप रीडिंग लोगे तो जो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होगा, है ना, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सारे चीजें आपने देखा था। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या के बारे में बात किया था, आप लोगों ने यहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में बात किया था। तो हमें सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्केल के डिजाइन के लिए, सेंसिटिविटी जिसको आपने फिगर ऑफ सेंसिटिविटी, तो स्केल के डिजाइन के लिए सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट था, लीनियर रखना, नॉन लीनियर रखना, और सेंसिटिविटी क्या था, चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनपुट का रेशियो, है ना। फिर आप लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे रिजोल्यूशन देखा था, रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन क्या है आपके पास, रिजोल्यूशन आप लोगों ने देखा था तो कि जब आप इनपुट को चेंज करते हो तो आउटपुट में जो चेंज होता है, जब उसको न्यूमेरिकली या आप न्यूमेरिकली आप उसको चेक कर पाते हो, न्यूमेरिकली कितना चेंजेस आता है, इनपुट को चेंज करने पे न्यूमेरिकली कितना चेंजेस आता है उसको इंडिकेट कर पाते हो स्केल में, तो उसकी रिजोल्यूशन आप ज्यादा बोलोगे, है ना, उसी को रिजोल्यूशन बोलोगे आप। तो ये रिजोल्यूशन के बारे में हमने बात किया था। फिर यहाँ पे रिजोल्यूशन के बाद जस्ट आपका आ गया था हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस बताता है कि असेंडिंग ऑर्डर में मीटर जो होता है वो आपका कम रीड करता है, लेस देन एक्चुअल वैल्यू, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब मीटर का जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल प्रॉपर्टी है ना, दो प्रॉपर्टी व्हेन द इनपुट इज सेम, तो उसी एरर को आप क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस एरर। तो वहां पे आप लोगों ने देख लिया था हिस्टेरेसिस एरर के बारे में। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, डेट टाइम,
डेट टाइम के बारे में आप लोगों ने बात किया था। फिर आप लोगों ने डेट टाइम के बारे में, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना क्या होता है, एक टाइम होता है कि जब वह मिनिमम वैल्यू, इनपुट का वह मिनिमम वैल्यू एट विच इंस्ट्रूमेंट इज रेस्पॉन्स फॉर आउटपुट, है ना। तो उस मिनिमम वैल्यू आप इनपुट को आप क्या बोलोगे, डेट टाइम बोलोगे। हर इंस्ट्रूमेंट को का एक डेट टाइम होता है। जैसे आप इनपुट देते हो तो तुरंत रेस्पॉन्स नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि भैया उसका एक अपना खुद का एक इनर्शिया होता है, उसका खुद का हर चीज अपना एक अलग दुनिया है ना। तो ये हो गया डेट टाइम। इससे पहले डेट टाइम से पहले आपने थ्रीशोल्ड पढ़ा था, आपने थ्रीशोल्ड डेट टाइम से पहले आपने थ्रीशोल्ड देखा था। तो थ्रीशोल्ड का मतलब वो ये होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट एट विच we can find output, the minimum value of input at which we can find output is called that threshold। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना कट ऑफ रहता है। और डेट टाइम में आपने क्या बोला था, चेंज इन इनपुट, है ना। द मिनिमम टाइम ऑफ, यदि इनपुट में आप चेंज करते हो तो आउटपुट के लिए जो मिनिमम टाइम होता है, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक इनर्शिया होता है, तो उसको आउटपुट देने में एक मिनिमम टाइम लगता है, तो दैट मिनिमम टाइम इज कॉल्ड द डेट टाइम। ये आपने यहाँ पे डील किया था नाउ। और 10वां पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने डील किया था, जो 10वां पॉइंट आप लोगों के पास था वो है जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब यह है, ड्रिफ्ट का मतलब यह होता है कि जब आप इनपुट को, जब आप किसी भी सिस्टम को बिना इनपुट के आउटपुट पा जाते हो, किसी भी सिस्टम में बिना इनपुट के आउटपुट आप पा जाते हो, द आउटपुट बट देयर इज नो इनपुट, है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसका ड्रिफ्ट बोलते हो, जीरो ड्रिफ्ट। कोई इनपुट नहीं है फिर भी आपको आउटपुट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्टे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट या अदर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ये जीरो ड्रिफ्ट। तो ऐसे करके बार बार चीजों को आपको याद करना है, 10-12 बार पढ़ना है, इसी तरीके से 10-12 बार लिख लिख के रिवीजन करना है, आपको चीजें एकदम याद हो जाएगा। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये करके 10 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। और फिर आपको 11वें बार में देखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये सारे चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसमें से ये सारे क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होना चाहिए बेटा, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। ये सारे हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है कि अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, जल्दी बताओ मुझे, एक बार सोचो, आप लोग खुद सोचिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, प्रिसीजन हाई होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी हाई होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होना चाहिए, सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए, रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या है मेरा, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ये इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो यहां से लेकर के आप यहां तक का, ये जो देख रहे हो, ये आपके पास क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हिस्टेरेसिस एरर कम होना चाहिए, डेट टाइम कम होना चाहिए, थ्रीशोल्ड कम होना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट कम होना चाहिए। तो दीज आर अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। गॉट इट। तो किसी भी गुड इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, लिनियरिटी, है ना, फिडेलिटी, ये सारे क्या है बेटा, हाई होना चाहिए। दीज आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट। फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट लिमिटिंग एरर, हिस्टेरेसिस एरर, डेट टाइम, डेड जोन, ड्रिफ्ट, है ना, एक ड्रिफ्ट भी होता है, ड्रिफ्ट के बारे में वैसे जीरो ड्रिफ्ट मैंने बता दिया, वो ड्रिफ्ट क्या होता है ना, ये सब बता दिया। तो किसी भी गुड इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सब, इसके अलावा और क्या, एरर, लिमिटिंग एरर जो आप पढ़ते हो, लिमिटिंग एरर इसी में ऐड कर लो, लिमिटिंग एरर, ये सब कम होना चाहिए, लिमिटिंग एरर वगैरह कम होना चाहिए। तो दीज आर द गुड इंस्ट्रूमेंट के लिए अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट, फॉर गुड इंस्ट्रूमेंट these all are desirable characteristic, है ना, for good instrument these all are undesirable characteristics। so desirable characteristic and undesirable characteristics मुझे क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया। गुड। तो आप लोगों को इतना चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, इतना चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमने टोटल 4 सेक्शन में इसमें कवर किया। अब चारों सेक्शन आप लोगों का कवर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 1 में हमने क्या डील किया, जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 1 में हमने डील किया, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 में हमने क्या डील किया,
सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ा, तो ये आप लोग का मस्त हो गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर हम लोगों ने दिया, तो ये जस्ट आप लोग को एकदम मस्त तरीके से हो गया होगा। सेक्शन नंबर 2 में हमने क्या डील किया, सेक्शन नंबर 2 में हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया। सेक्शन नंबर 3 मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो सेक्शन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या डील किया, सेक्शन नंबर 3 में हम लोगों ने डील किया यहाँ पे क्या के बारे में बातें किया, यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया। मैथमेटिकल, यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल क्या के बारे में पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये लिख लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 की मैं बात करूँ, 1 2 3 4 हो गया। सेक्शन नंबर यहाँ पे मैं बात कर लूँ, सेक्शन नंबर 4 ना, सेक्शन नंबर 4, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या के बारे में पढ़ा, सेक्शन नंबर 4 में अभी हम लोगों ने क्या के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा, तो आपका एरर आपको पता ही है, 3 टाइप का एरर होता है, फिर उसका इंस्ट्रूमेंट सिस्टमैटिक एरर का फिर 3 टाइप होता है, वो मैंने बताया। स्टैटिक एनालिसिस में 10 पॉइंट आपने पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्मूला में वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब के लिए पढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों ने ये 10 पॉइंट पढ़ा। तो कुल मिलाकर ऐसे करके चीजों को बार बार रिवाइज करो, लिंक करो, बार बार पढ़ोगे ना तो एकदम याद हो जाएगा, और एरर जो है एकदम आपका मजा आ जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा एरर ना कि कभी नहीं भूलोगे, और ऐसा कभी पढ़े नहीं थे फिर आप लोग। ओके तो यदि आप लोगों को मजा आ गया इसको पढ़ के, तो सभी लोग मुझे आप लोग बताना कि कितना मजा आया पढ़ के, है ना। अब हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे मेन प्रॉब्लम को लेंगे, है ना। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं लूंगा, ठीक है। जो आपके बुकलेट में अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन उसको डायरेक्ट मैं लूंगा, ठीक है। और देखते हैं कितना मजा आता है उसको डील करने में। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।